आज हम लोग पढ़ेंगे जनन के प्रकार। जनन के प्रकार, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। है ना। जनन के पिछले वीडियो हम लोग क्या पढ़े थे, जनन किसे कहते हैं और जीवन अवधि क्या होता है। जीवन अवधि क्या होता है, किसी भी जीव के जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को हम क्या कहते हैं, जीवन अवधि कहते हैं, ठीक है ना। मतलब वह कब पैदा हुआ, वहां से लेकर वो वृद्ध होकर पूर्ण रूप से जो है उसका शरीर जब जर्जर हो गया तब वो मरा, उसको हम क्या बोलेंगे। तो जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक का बीच का जो लाइफ है ना, जो जीवन, जितना दिन तक वो जीवित रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे, उसका जीवन अवधि। फिर दूसरा हम लोग क्या पढ़े थे, जनन। जनन किसे कहते हैं, अपने समान जीव को उत्पन्न करना या संतान को उत्पन्न करना क्या कहलाता है, जनन। अब जनन कई प्रकार का होता है। तो जनन बेसिकली दो टाइप का होता है। नंबर एक लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा हो जाएगा अलैंगिक जनन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बस हो गई। अब लैंगिक जनन क्या होता है, इसमें जो है एक नर और एक मादा की आवश्यकता होती है। तो ये जो है नर और मादा लैंगिक भाग के आधार पर एक दूसरे के समान होते हैं, विपरीत होते हैं, विपरीत होते हैं, ठीक है ना। बस नहीं, ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। और यहाँ पर जो है एक पार्टी हो गया, दूसरा पार्टी हो गया, कुल कितने पार्टी की आवश्यकता होती है, दो पार्टी, ठीक। और यहाँ पर जो है मान लेते हैं आपने गन्ना लिया, या आपने मान लीजिए दो घास लिया, ठीक है ना। तो इस केस में जो है एक ही आप जो है गन्ना लेते हैं, एक गन्ना काट के कि दो तीन गन्ना इकट्ठे सटा के रखते हैं, नहीं एक ही गन्ना रखते हैं। तो इसमें जो आप इसका एक टुकड़ा लेते हैं, एक टुकड़ा लेते हैं, मतलब वही एक टुकड़ा जो होगा चाहे नर हो या मादा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो इसमें जो है विपरीत लिंगी जनक वाला मामला नहीं होता है। तो इसमें कितने युग्मक की आवश्यकता होती है, तो केवल एक, और इसमें दो, एक कितना हो गया, दो। बात हो जाए, कोई दिक्कत। अच्छा, लैंगिक जनन में जो उत्पन्न संतान होगी ना, उत्पन्न संतान जो होगी ये अपने दोनों जनकों में से किसी एक से 100% समानता नहीं प्रदर्शित करेगी। मतलब जैसे मान लीजिए हम लोग जो है ना देखते नहीं कि अपने घर में ना तो अपने पिता के 100% समान होते, ना तो अपने माता, कोई भी, मतलब लैंगिक जनन से उत्पन्न जो संतान होगी वो अपने माता पिता में से किसी एक से 100% समान नहीं होगा, कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा। जैसे बोलते नहीं, आंख जो है मम्मी वाला है तो नाक जो है पापा वाला है, दांत जो है ये बुआ वाला इसको मिल गया है, ठीक है। तो वो किसी एक से 100% समान है कि कुछ अलग है, अलग रहता है। तो मतलब किसी एक से 100% समानता प्रदर्शित नहीं करता। यहीं पर जो अलैंगिक जनन होगा ना, इससे जो उत्पन्न संतान होगी, उत्पन्न संतान ये क्या होगा, अपने जनक से
100% समानता प्रदर्शित करता है। ये अपने जनक से 100% समानता प्रदर्शित करता है। और जब 100% समानता आ जाना, किसी को एक नाम दिया जाता है क्लोन। तो जब कोई संतान अपने जनक से 100% समानता दिखा देना, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलेंगे? क्लोन। क्लोन माने फोटो कॉपी, एकदम सेम टू सेम उसके जैसा सभी मामलों में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोन। इसका इंग्लिश होता है CLON। बात समझ आई? कोई दिक्कत? तो लैंगिक जनन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन में दो विपरीत लिंगी जनकों की आवश्यकता होती है, एक नर और एक मादा। ठीक, नर और मादा लैंगिक भाग के आधार पर एक दूसरे से क्या होते हैं? उल्टा होते हैं, विपरीत होते हैं। और इसमें जो उत्पन्न संतान होगी अपने जनकों में से, मतलब नर या मादा में से किसी एक से 100% समानता नहीं दिखाई। अलैंगिक जनन में क्या होता है कि एक, चाहे आप गन्ना ले लीजिए, चाहे आप दूब घास ले लीजिए, वैकल्पिक मामला आपके सामने है। दोनों में से आप किसी एक का एक टुकड़ा ले लीजिए और उसको आप छोड़ दीजिए जो है जहां पे नमी वगैरह हो, ठीक है ना, मिट्टी वगैरह उपजाऊ हो, तो आप देखेंगे कि जो है उससे क्या होता है? नया दूब बन जाएगा, मतलब संतान उत्पन्न हो जाती। इस केस में यहाँ पर देखेंगे कि जो दूब उत्पन्न हुआ ना, उसका आप अध्ययन करेंगे तो जिस पेड़ से आप काट के लाए थे, जिस दूब के पौधे से आप दूब काट के लाए थे ना, दोनों का जो है क्वालिटी आपस में क्या होगा? जो नैका वाला दूब उत्पन्न हुआ है और जहां से आप काट के लाए थे पहले, दोनों का क्वालिटी क्या होगा? 100% समान होगा। और 100% समानता किसमें होती है? तो अलैंगिक जनन में, मतलब संतान और जनक के बीच जो 100% समानता पाई जाती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोन बोलते हैं। बात समझ आई? कोई दिक्कत? इतना बनाइए आप लोग। अब हम लोग लिखेंगे लैंगिक जनन की परिभाषा। इसमें हम लोगों ने क्या देखा? एक नर और एक मादा, कुल कितने? दो। लैंगिक भाग के आधार पर वे एक दूसरे के समान थे, विपरीत थे तो विपरीत थे, ठीक है। तो परिभाषा क्या बनेगी? लैंगिक जनन में, लैंगिक जनन में दो विपरीत लिंगी जनकों की आवश्यकता होती है। ठीक, जैसे पुरुष, ब्रैकेट में लिखिएगा रामलाल, तथा स्त्री रामकली। सर फूल कली रहेगा, रामकली, ठीक है। बात सुनिए, अलैंगिक जनन क्या होगा? इसमें एकमात्र जनक की आवश्यकता होती है। ठीक, बात सुनिए। इसमें नोट में हम क्या लिखेंगे कि उत्पन्न होने वाली संतान अपने जनकों में से किसी एक से 100% समानता प्रदर्शित है। ठीक, उत्पन्न 80% होने वाली संतान अपने जनकों
ब्रैकेट में नर या मादा, या आप कह सकते हैं रामलाल और रामकली में से किसी एक से हंड्रेड % समानता प्रदर्शित नहीं करती। मतलब कुछ ना कुछ अलग होगा, है ना, प्रदर्शित नहीं करती। बस समझ आई। और अलैंगिक वाले में क्या होगा, उत्पन्न होने वाली संतान अपने जनक के 100% समान होती है। ठीक है ना, 100% समान होती है। एग्जाम्पल के तौर पर क्या लिखेंगे, गन्ना, गुलाब, गुड़हल, दूब घास आदि। ठीक है ना, तो इसको बनाइए बना। तो देखिए, लैंगिक जनन में दो विपरीत लिंगी जनकों की आवश्यकता होती है, जैसे पुरुष के तौर पर रामलाल और स्त्री के तौर पे रामकली। ठीक, तो जैसे मान लेते हैं रामलाल को हम ए से डिनोट करते हैं, रामकली को बी से। ठीक है ना, इन दोनों ने एक संतान को जन्म दिया जिसका नाम क्या है, सी। ठीक, और जब ये सी उत्पन्न हुआ ना, तो सी जो है, अब एक चीज बताइए, सी के निर्माण में केवल रामलाल का योगदान है या रामकली का भी? दोनों का। दोनों का ना। ठीक, अगर दोनों का योगदान है तो दोनों के कुछ ना कुछ सहयोग से बना है। कुछ क्वालिटी इसमें ए वाला होगा, कुछ क्वालिटी बी वाला भी होगा। मतलब कुछ रामलाल वाला, कुछ रामकली वाला। दोनों का अगर क्वालिटी होगा तो ये किसी एक से 100% मैच किया? नहीं मैच किया। तो लैंगिक जनन में काहे नहीं होता? हाँ, एक चीज ध्यान दीजिएगा, लैंगिक जनन में जो है ना, अर्धसूत्री विभाजन होता है। कौन सा? अर्धसूत्री। और अलैंगिक जनन में समसूत्री होता है। ठीक, क्या होता है? समसूत्री। अभी अर्धसूत्री समसूत्री आगे बताएंगे, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, लैंगिक जनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है और अलैंगिक जनन के दौरान समसूत्री। ठीक है ना, बात समझे? तो यहाँ पे जो है एक चीज और ध्यान देना है कि अर्धसूत्री केवल लैंगिक जनन के दौरान, मतलब जब हमारे शरीर के निर्माण के लिए जो है निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हुई थी, उसी टाइम अर्धसूत्री होता है। आज के डेट में जो है हमारे शरीर में भी समसूत्री ही पाया जाता, केवल लैंगिक जनन के दौरान। अर्धसूत्री केवल कब? केवल लैंगिक जनन के समय। ठीक है ना, बाकी उस जीव में पूरे जीवन भर समसूत्री। केवल लैंगिक जनन के दौरान अर्धसूत्री, बाकी पूरे जीवन भर समसूत्री। अब समसूत्री में क्या होता है? क्लोन बनता है 100%। ठीक है ना, हमारा हाथ पहले छोटा छोटा था, है ना, आज के डेट में क्या हो गया? हाथ से हाथा हो गया है ना, पैर से पैरा हो गया है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है? बहुत बड़ा बड़ा पैर हो गया ना। तो यह केस जो है ये क्या सिद्ध करता है? मतलब पैर की कोशिकाएं अपने समान कोशिका बनाया। अगर अपने समान कोशिका बनाया तो 100% समान वर्ग नहीं हुआ ना। तो शरीर के विभिन्न भागों में पूरे जीवन भर कौन सा विभाजन होता है? तो समसूत्री। और लैंगिक जनन के दौरान अर्धसूत्री। और अलैंगिक जनन में पूरे जीवन भर कौन सा? तो समसूत्री। और लैंगिक जनन में लैंगिक जनन के दौरान अर्धसूत्री, बाकी पूरे जीवन भर समसूत्री। इतना समझे? हाँ।
तो यहाँ पे जो है इन दोनों की क्वालिटी कुछ ना कुछ मैच करती है, ठीक, एक दूसरे से। मतलब जो सी होगा उसका कुछ लक्षण ए से मैच करेगा। सी माने यहाँ पे संतान माने, ए और बी क्या है, माता पिता है, सी क्या है, संतान है। अब बोले मामला आगे चल के संतान जो होता है शैतान में कन्वर्ट हो जाता है, उल्टे लात मारता है ना, ठीक। तो यहाँ पे जो है ए और बी के सहयोग से सी नामक संतान उत्पन्न हुई। सी जो है ना तो ए से 100% समान होगी और ना तो बी से। कुछ लक्षण ए से मैच करेगा, कुछ लक्षण बी से। बस हो गई, कोई दिक्कत नहीं ना। अब अगला हेडिंग डालिएगा, अच्छा लैंगिक जन्म जो है कौन कौन सी प्रक्रिया होती है इसको एक बार शॉर्टकट में बता दे, फिर अलैंगिक जन्म के प्रकार पढ़ाएं हैं शॉर्टकट में। हाँ मतलब जो है समझा देंगे पूरा, ठीक है ना। लैंगिक जन्म होता कैसे है। अच्छा एक चीज यहाँ पे हमको शायद आप लोग पता है नहीं पता है, अच्छा ये बताइए दुनिया में जितने जीव हैं सब में गुणसूत्र की संख्या सेम है, अलग अलग है? अलग अलग है। किसी भी जीव के शरीर का आकार एवं आकृति गुणसूत्रों की संख्या पर ही निर्भर करता है, ठीक। तो यहाँ पे जो है अगर बात की जाए, हाँ अगर बात की जाए दुनिया में जितने जीव हैं, जितने प्रकार के हैं, सबका जो है बनावट एक जैसा है, अलग अलग है, अलग अलग। तो दुनिया में जो शरीर का बनावट है ना, जितने प्रजाति के जीव हैं, जितने जाति के जीव हैं, वो गुणसूत्रों की संख्या के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर मान लीजिए कोई दो जाति के जीव में गुणसूत्रों की संख्या समान हो जाएगी तो वो जीव जो है आपस में देखने में एक दूसरे के समान दिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है जैसे मान लेते हैं एक नर है और एक मादा, पूरा मिटा देना इसको। देखिए एक नर हो गया और एक हो गया मादा, ठीक। तो नर से जो है निर्मित होगा शुक्राणु और मादा से अंडाणु, मादा से अंडाणु, ठीक है ना। तो नर से क्या बना, शुक्राणु। शुक्राणु को हम बोलते हैं नर युग्मक। शुक्राणु को हम क्या बोलते हैं, नर युग्मक। शुक्राणु को हम क्या बोलते हैं, नर युग्मक। अंडाणु को क्या बोलेंगे, मादा युग्मक। इतना समझ आया। तो हम कह सकते हैं नर से नर युग्मक का निर्माण और मादा से मादा युग्मक का निर्माण, इतना हुआ। तो नर से नर युग्मक बनने की घटना और मादा से मादा युग्मक बनने की जो घटना होगी उसको हम क्या बोलेंगे, युग्मक जनन। युग्मक जनन। कोई दिक्कत, यहां पर भी बन रहा है, यहां पर भी बन रहा है। तो नर से नर युग्मक तथा मादा से मादा युग्मक बनने की घटना को हम क्या कहेंगे, युग्मक जनन, है ना। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस, ठीक है ना। कोई दिक्कत, नर युग्मक को क्या बोलेंगे, मेल गैमीट, मेल गैमीट। और मादा युग्मक क्या बोलेंगे, फीमेल गैमीट, ठीक है ना। बात हो जाए। शुक्राणु को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, स्पर्म। अंडाणु को क्या बोलेंगे, ओव्यूल, है ना। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना, समझा रही बात। अब ये दोनों बन गया है तो हर चीज के बनने और बिगड़ने के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है, कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो नर से नर युग्मक बना, मादा से मादा युग्मक। फिर ये दोनों जो है एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। तो आने के पहले क्या होंगे, ये अपने स्थान से खिसकते हैं। मतलब जहां पर बनता है कोई चीज वहीं पर उसका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा।
तो नर से नर युग्मक बना, मादा से मादा युग्मक, उस घटना को हम क्या बोलते हैं? युग्मक जनन। ठीक। और युग्मक जनन के पश्चात जब ये अपने स्थान से खिसकते हैं या आगे बढ़ते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्थानांतरण। यहां पर भी क्या होगा? स्थानांतरण। लेकिन स्थानांतरण तो हो रहा है, किसका स्थानांतरण हो रहा है? युग्मक का ना। तो हम इसको क्या बोल देंगे? युग्मक यहां पर भी क्या हो गया? युग्मक स्थानांतरण। इंग्लिश क्या होगा? गैमीटो ट्रांसफर। गैमीटो ट्रांसफर। ठीक है ना। अब ये दोनों एक दूसरे के पास में आ गया। जब ये दोनों एक दूसरे के पास में आ गया तो जुड़ने को हम क्या बोलते हैं? संलयन। इंग्लिश होता है फ्यूजन। यहां पर दोनों एक दूसरे के पास में आया, ठीक, तो इस घटना को हम क्या बोलेंगे? पास में आकर जब एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? संलयन। जब चल करके आया तो उसको बोलेंगे स्थानांतरण, और जब मिल जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? संलयन। संलयन को बोलते हैं फ्यूजन। FUSSION, फ्यूजन। नहीं याद होता है तो दो वर्ड होता है, एक होता फ्यूज फ्यूजन, एक होता फिजन। फ्यूज वाला जो याद रखिएगा, जो लाइट का बोर्ड होता है उसमें एक फ्यूज लगा होता है, इसमें एक तार लगा होता है, जब इसको आप टच करवाएंगे तो सप्लाई हो जाएगा। तो फ्यूज वाला क्या काम करता है? दोनों जो सप्लाई को जोड़ने का काम करता है कि अलग करने का? तो जहां जुड़ने वाली घटना होगी उसको हम क्या बोलेंगे? फ्यूजन बोलेंगे। मतलब फ्यूज वाले में क्या होता है? जुड़ता है, दोनों एक दूसरे से क्या होता है? जुड़ता है। और फिजन वाले में क्या होता है? टूटता है। बात समझ आई? विखंडन होता है। तो यहाँ पे संलयन की बात, संलयन को हम क्या बोलते हैं? फ्यूजन। और जब संलयन हो जाता है तो इसी को हम बोल देते हैं, अब ये अवस्था आ गई इसकी युग्मनज। कौन सी? युग्मनज। ठीक है ना। इंग्लिश में इसको बोलते हैं जाइगोट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे दो वर्ड आपको मिलेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ युग्मक, युग्मक, और यहाँ पे क्या लिखा है? युग्मनज। जा वाले में जुड़ा हुआ है और का वाले में क्या है? केवल एक है। का वाले में क्या है? केवल एक है। और जा वाले में क्या हुआ? दोनों जुड़ा हुआ है। तो युग्मनज में जो है ये 2n अवस्था होती। कौन सी? 2n अवस्था होती है। ठीक है ना। अब ये जब युग्मनज बन गया है तो यहाँ पर निषेचन भी हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? निषेचन। निषेचन को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। FERTILIZATION या ZATION। ठीक है ना। बस हो जाए, कोई दिक्कत? फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन या निषेचन। निषेचन होने के बाद क्या होगा? यहाँ पर भ्रूण का निर्माण होगा, एम्ब्रियो। इंग्लिश नहीं बोलना है कि ध्यान देना है। इंग्लिश जो नहीं पढ़ा साइंस के नाम पे कलंक है। क्यों? क्योंकि किताबों में क्या होता है? इंग्लिश वाला जो वर्ड होता है ना उसको हिंदी में लिख देगा डायरेक्ट एम्ब्रियो। ब्रियो, एम्ब्रियो हिंदी में लिख देगा। तब सोचोगे हम तो भ्रूण पढ़े, एम्ब्रियो पढ़े नहीं किए हैं। ठीक है ना। तो अगर आपके साथ जो है लैंग्वेज वाला कंफ्यूजन रहेगा तो आप फंस जाएंगे। आपको आता रहेगा फिर भी जो केवल आप लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी है। बिना इंग्लिश के गुजारा नहीं होना साइंस में। एक चीज ध्यान देना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे भ्रूण के बाद जो है ना, अब भ्रूण क्या होता है? भ्रूण नहीं देखे हम लोग? हाँ देखे, इसमें सब कोई देखा है और सब कोई तोड़बो फोड़बो किया है। गेहूं देख रहे हैं ना, तो आप देखेंगे गेहूं जब बनता है तो गेहूं के निर्माण के समय जो है ना, जब पौधे में गेहूं का निर्माण होता है तो आप देखेंगे उसको आप दबाते तो उसमें दूधिया पदार्थ निकलता है। वही क्या उसका भ्रूण है। नारियल पानी ये क्या है? भ्रूण है। फिर भ्रूण से जो है संतान। ठीक है ना। या आप जिसको कह सकते हैं यंग
वंश या फिर बच्चे का निर्माण हो जाता है। तो ये इतना प्रोसेस कंप्लीट होता है लैंगिक जन्म। बस समझे। अब एक चीज मामला आता है कि यार अर्धसूत्री समसूत्री कैसे होता है, उसको भी यही क्लियर कर लो। देखो बस 2 मिनट देखिए, मान लेते हैं एक तो है रामलाल एक अनारकली और एक है रामकली। तो रामलाल में कुल कितने गुणसूत्र हैं? 46। ठीक। और रामकली में भी कितने? 46। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46। अब एक चीज बताइए कि अगर बात की जाए जोड़ी में तो कितना बनेगा? 23 जोड़ी। और मान लीजिए 46 को अगर हम आधा आधा बांटेंगे तो 46/2 क्या हो जाएगा? अच्छा 46 में भी क्या होता है? ठीक, 44+2 का सिस्टम बनता है। कितना? 44+2। इसमें भी क्या बनेगा? 44+2। ठीक है, बात समझे? 44+2 का सिस्टम बनेगा। अब इसमें 44 गुणसूत्र जो होते हैं वो होते हैं सामान्य जी। 44 क्या होते हैं? सामान्य। और जो 2 होता है, 2 का मतलब क्या जोड़ी? एक जोड़ी। ठीक ना। तो यहाँ पे जो है एक होता है x और एक होता है y। और इसमें भी क्या होगा? 44। और इसमें एक हो जाएगा x और दूसरा में क्या होगा? x। मतलब नर में जो होता है x y लिंग गुणसूत्र होते हैं और मादा में x लिंग गुणसूत्र होते हैं। इतना हो गया। अब मान लीजिए इसको हम बांटना चाहें तो 44 में जो है अगर हम आधा लाएंगे तो 44 का आधा कितना होगा? 22। तो 22 के साथ कौन आ जाएगा? यक्स आ जाएगा। तो 22 के साथ आ गया और फिर एक बचा 22 वाई। 44 हो गया। टोटल 44 है ना। तो 22 निकाल लिए, कितना? 44 में से 22 निकाल लिए, कितना बचा? 22 और ये हो जाएगा y। इतना समझ आया। फिर इधर भी वही काम होगा, 22x और 22x, क्योंकि इधर x है। ठीक। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, ई वाला 22, ई वाला 22, ई वाला 22, ई वाला 22 सबका सेट बना हुआ है जी। ये वाला जो है आएगा इसके साथ, तो 22 22 44 x और x क्या हो जाएगा? x 44 2 कितना हो जाएगा? 46। ठीक है ना। यही जो बट रहा है यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये हो गया अर्धसूत्री विभाजन। कहां से आधा हो गया है, तो यहाँ पे x x जहां बनेगा वो क्या होगा? लड़की की लड़का? लड़की। ठीक है ना। अब ये वाला जो है फिर दूसरे वाले से मिलेगा, ये इसके साथ आया तो 22 22 44 x और x क्या हो जाएगा? लड़की। ये भी क्या हो गई? लड़की हो गई। ठीक है ना। अब बचा ये वाला y वाला, तो ये 22 22 44 और x y माने क्या हो गया? ये लड़का। x y किसमें है? लड़के में है, लड़का में है। ठीक ना, रामलाल वाले में। ठीक। फिर ये वाला इसके साथ मिलेगा दूसरे के वाले साथ, तो 22 22 44 x y, ये भी क्या हो जाएगा? लड़का। मतलब इसीलिए बोलते हैं ना कि अगर मान लीजिए कोई महिला प्रेग्नेंट है तो बोलते हैं या तो लड़का होगा या तो लड़की। तो यहाँ पे 50-50% चांस होगा कि उस महिला के द्वारा या तो लड़की को जन्म दिया जाएगा या तो लड़की को। बात समझ में आई। अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है? यहाँ पे देख रहे हैं ना, आधा बटा नहीं बटा, 44 आधे बट गया, 22 22 में बट गया, और ये x y था, x और y में बट गया। इसी को हम क्या बोलते हैं? अर्धसूत्री विभाजन। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? इसको बना लीजिए पूरा।